बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजम साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आपके दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ होगा और उसको मज़ीद अच्छा करने के लिए अपने मूड को अपलिफ्ट करें। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, पॉजिटिव थाट्स के साथ ज़िंदगी में रहना चाहिए और दिन का आगाज़ करना चाहिए। आज कुरान करीम की जिस आयत का हमने इंतखाब किया है प्रोग्राम में, वो है सूरतुल वाक़िया की आयत 68 से 70 तक, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून। इसका तर्जुमा है, क्या तुमने उस पानी को देखा जो तुम पीते हो? क्या तुमने उसे बादलों से उतारा है या हम उतारने वाले हैं? अगर हम चाहें तो उसे कड़वा भी बना दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते हो? ये आयत मक्का मुकरमा के दिनों में जो है वो नाजिल हुई थी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद थे। इसको मक्की सूरत कहा जाता है और इनको उतारने का मकसद ये था कि अल्लाह की नेमतों से लोग फ़ायदा तो उठाते हैं मगर शुक्र नहीं करते और हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। हालांकि हम लोग ये नहीं सोचते, जो उस वक्त भी लोग नहीं सोचा करते थे, कि जो हमारे हाथ पाँव हैं, हमारे जो आज़ा हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे पास जो हवा मौजूद है, पानी मौजूद है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, हमारी आंखें सलामत हैं, ये ऑलरेडी अल्लाह की बहुत सारी नेमतें ऐसी मौजूद हैं हमारे आसपास कि अगर ये पानी जो है ये कड़वा अगर मिलना शुरू हो जाए तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। आई नो साइंस तरक्की कर चुकी है, एक प्रोसीजर बनाएंगे, उसको प्योरीफाई कर लेंगे पानी को, लेकिन आप ये सोचें कि ऑलरेडी हमें जो एक अल्लाह की तरफ से नेमत मिल रही है उसका हम शुक्र क्या अदा कर सकते हैं? सारी ज़िंदगी भी अगर किसी एक नेमत का भी शुक्र हम अदा करते रहें तो वो नहीं हो सकता। जिस शख्स का कोई एक आज़ा मौजूद नहीं है या उसकी आंखें सलामत नहीं हैं या वो सुन नहीं सकता, आप उससे पूछें कि उसको क्या फ़ील होता है जिसने कभी रंग देखे ही ना हो, जिसने कभी कोई आवाज़ सुनी ना हो, जो बोल ना सकता हो, जो चल ना सकता हो, जो अपने हाथ से कोई काम ना कर सकता हो। तो किसी ने क्या खूब कहा था, मैं एक क्लिप भी देख रहा था कि हालात उस शख्स के बहुत अच्छे हैं जो सुन सकता है, सोच सकता है, खा पी सकता है, चल फिर सकता है, काम कर सकता है। हालात तो वाकई में उस शख्स के ख़राब हैं कि आप किसी अस्पताल का विज़िट करें तो आपको पता चलेगा कि कई लोग ऐसे हैं जिनके निचले धड़ काम नहीं कर रहे, कि किसी की गर्दन जो है वो नहीं मुड़ सकती। तो इसलिए जितनी नेमतें मौजूद हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है और इसीलिए कहते हैं कुरान शरीफ में है कि जी अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो हम आस पास इधर उधर अपने आप से शुरू होकर हम जिधर तक नज़र जाती है हम अल्लाह की नेमतें और अल्लाह के करिश्मे ही देखते हैं और हमें उस पर सब्र और शुक्र करना चाहिए और शुक्र का विर्द जो है वो हर वक्त करना चाहिए। इवन कहा जाता है कि अगर आप पे कोई दुख और गम भी आता है तो वो भी किसी न किसी मसलहत के तहत आता है, तो उसमें भी इंसान को सब्र और शुक्र ही करना चाहिए। बिल्कुल जी। पहले सेगमेंट का आगाज करते हैं जो है सुबह की खबर। और सुबह की खबर में हमारे पास सबसे पहले खबर क्या है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की काविशों की तारीफ, और वाकई में उनकी काविशें जो हैं वो तारीफ के काबिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि हुकूमत और फ़ौज की शराकत दारी को मुल्क के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मार्का हक में फ़तह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम बन चुका है। दुनिया आपकी बात मान रही है और सरमायाकारी के लिए रवाब जो हैं वो बढ़ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सफारती लिहाज पे हो, माशी लिहाज पे हो, विन विन सिचुएशन हमें जो है नज़र आ रही है। डिप्लोमेसी हो चाहे और उससे भी बढ़कर अगर नाजिश हम इसको ये देखें कि इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए जो हमें एक्सपोर्ट्स चाहिए, रिसेंटली पाकिस्तान की जंग के बाद जो सूरत हाल है, हमसे दुनिया जुड़ना चाह रही है, हमारी दिफाई निज़ाम की तारीफ हो रही है, उनको ख़रीदना चाहती है, जहाज़ हमसे लोग ख़रीद रहे हैं। उसकी वजह यही है कि आपके पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि आप उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको एक्टिव वॉरफेयर में दुनिया यूज़ कर रही है। और एक्टिव वॉरफेयर में यूज़ करके हमने दिखाया है कि हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी कितनी कारआमद है, कितनी जो है वो बेहतरीन है और वो आपके जो दुश्मन होगा उसके छक्के छुड़ा सकती है। दुनिया मोतरफ हो गई है, तो हम भी इस बात के जो है तारीफ करते हैं और शुक्रगुजार भी हैं कि देखिए हर जो फौज होती है वो किसी कौम की मुहाफिज होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुहाफिज जो हैं वो उन्होंने मार्का हक में ये हर किसी को साबित कर दिया। जो मुल्क अगर ये सोच के बैठा हुआ था कि पाकिस्तान कमज़ोर है या उनका दिफा कमज़ोर है, उनके मुँह पे ये एक थप्पड़ था, जोरदार तमाचा मारा गया है। एग्जैक्टली जी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे
अगेन जी पाकिस्तान की जहाँ पर बूम हर जगह पर हो रहा है, वहीं पर पाकिस्तान के जो इदारे हैं जिसमें टेलीकम्युनिकेशन के इदारे हैं वो भी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। पीटीए की जानिब से जी पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम जो है उसकी नीलामी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 10 मार्च 2026 को होगी और नीलामी का हतमी शेड्यूल रेगुलेटरी हम आहंगी और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद तय किया जाएगा, जो हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। तस्दीकशुदा टाइमलाइन से टेलीकॉम ऑपरेटर्स को तैयारी करने का कह दिया गया और पीटीए के मुताबिक शफाफ और ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत पर मबनी इस नीलामी को यकीनी बनाया जाएगा ताकि 5G स्पेक्ट्रम उसको मिल सके जो ज़्यादा से ज़्यादा बिड करेगा। एंड वी होप कि पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर जो है वो वैसे भी बहुत अच्छा चल रहा है, वो मजीद मस्बत जो है वो कारकर्दगी दिखाएगा। जो भी इंटरेस्टेड है उनके पास भी न्यूज़ आ गई 10 मार्च 2026 को होगा। आगे बढ़ेंगे जी। मुस्तकबिल में स्मार्ट ग्लासेस के बगैर जिंदगी का तस्वुर ही मुश्किल होगा, मार्क ज़करबर्ग का कहना है। ज़करबर्ग ने ये बात मेटा की माली साल 2025 की समाई रिपोर्ट पेश करने की तकरीब के दौरान कही और कंपनी के आई स्मार्ट ग्लासेस के मंसूबों पर रोशनी डाली। वैसे मैंने भी सुना है कि आई स्मार्ट ग्लासेस हैं बहुत अच्छी नजम। मार्क ज़करबर्ग ने कहा है कि दुनिया में अरबों लोग नज़र की इस्लाह के लिए चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं और उनका मानना है कि जैसा स्मार्टफोन्स ने मोबाइल फोन्स का मंजर बदल दिया उसी तरह चंद बरसों में ज्यादातर चश्मे AI स्मार्ट ग्लासेस की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। Exactly. आपको पता है कि अगर वो चश्मे आपने पहने और आप मेरे सामने बैठे हुए और हम वैसे ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो कब आपकी तस्वीर क्लिक कर ले आपको नहीं पता चलेगा और वो कब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले, यू नेवर नो। सो ये मुतारिफ हो चुकी है ये ग्लासेस। या ये एग्जैक्टली इनफैक्ट एक और भी इनोवेशन भी आई है कि जी वो दीवार के उस पार आप बात जो है वो सुन सकते हैं। वो डेफिनेटली सिर्फ इंटेलिजेंस वालों की ही काम आ सकते हैं। हाँ, वो सब हासिल करना चाहिए। खास तौर पे बीवियां जो हैं वो तो लाजमी हासिल करना चाहिए, उनको तो करना ही चाहिए। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं जी। आपको पता है इस वीकेंड पे बसंत है और बसंत मनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रावलपिंडी से अलबत्ता हमारे पास खबर ये आई है कि एक ट्रक पकड़ा गया है जिसके अंदर से तकरीबन 20,000 पतंगे और डोर बरामद हुई है और जो सप्लायर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये वाकया क्या है, आइए इसके हवाले से हम आपको बताते हैं। थाना एयरपोर्ट है, उसके करीब एक ट्रक से पतंग और पतंगबाजी का सामान मिला है। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके पतंग सप्लायर से तफ्तीश शुरू कर दी है कि वो कहाँ से आया इतना सारा माल। दूसरी जानिब लाहौर में बसंत करीब आते ही आसमान को रोशन करने वाली जो सर्च लाइट्स थी जिसके हवाले से हमने आपको पहले बताया था, उसकी भी मांग में जो है वो काफ़ी इजाफा और महंगी भी हो गई है। हाँ एग्जैक्टली। अब मुझे ये समझ वैसे नहीं आती नजम, आपको पता है बसंत के दौरान में पतंगे भी बहुत महंगी होती हैं। वो तो आप देखिए ना, पाकिस्तान में ऐसा पता नहीं क्यों सिस्टम है कि जब मौके पे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। नजम इससे मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार मैं ये देख रही थी जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही थी। तो तभी मैं एक चीज़ पढ़ रही थी, उसमें यह था कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जी कल रोज़ क़यामत होगी तो रातों रात जाए नमाज सबसे ज़्यादा और कुरान शरीफ सबसे ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। And that hit me so hard that yeah is actually true. So true. So हम वो वाली अवाम है, लेकिन क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हमें एज अ सोसाइटी बदलने के लिए सबसे पहले अपना इंडिविजुअल को बदलना होगा, तभी मुआशरा जो है वो ये जो हम कहते हैं ना कि सोच नहीं बदल सकती, सबसे पहले अपने आप को तो बदलने की कोशिश करें तब मुआशरा बदलेगा। आजकल ना असल में चीज़ों के नाम बदल गए हैं। झूठ को अब हमने बहाने का नाम दे दिया, ठीक है कि मैंने बहाना बना दिया और मैं वहां पर चला गया, लेकिन ये चीज़ बड़ी डैमेजिंग है और ये आपको ना कल को रिजल्ट घूम फिर के मिलता ही है। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे। आपको मालूम ही है कराची में गटर खुलने और लोग गिरने के वाकयात थे, लोग उसमें जाँ बहक हो गए। इसी तरीके से लाहौर में रिसेंटली भाटी गेट का जो वाकया हुआ जिसमें बच्ची और उनकी वालदा गिर कर जाँ बहक हो गई, उसी तरीके से इस्लामाबाद की जो खुले हुए ढक्कन है उनको बंद करने के लिए अब ये प्रॉपरली चीज़ शुरू कर दी है CDA की जानिब से। और लाहौर के भाटी गेट के बाद इस्लामाबाद में मेन होल्स के ढक्कन लगाना शुरू हो गए। ज़िले इंतज़ामिया की टीमों ने खुले गटरों को बंद करना जो है वो शुरू कर दिया है और CDA हुकाम के मुताबिक सीवरेज में होल्स के ढक्कन चोरी होने से बचाने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कोई ऐसी अगर आप उसको लॉक कर दें चेन से, कुछ अंदर से लॉकिंग कोई ऐसी सिचुएशन बना दें। लॉक्स भी तोड़ दिए जाते हैं, वो उसके लिए तो बहुत एक छोटा सा आला मिलता है, वो भी हो जाता है। बट द पॉइंट इज कि वही बात दोबारा आ जाती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि आपको ढक्कन कम से कम जो चोरी करके लेके जाते हैं बेचते हैं उनको ये सोचना चाहिए। जो हम इस वक्त बता रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा हमें सुन रहा होगा जो खुद ढक्कन चोरी करता होगा।
नहीं, दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू, बट वो वही बात है, आसपास हमें ख्याल रखना चाहिए, देनी चाहिए, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, क्रैकडाउन होना चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं गदागरी के खिलाफ पाकिस्तान में क्रैकडाउन होना चाहिए, और इनफैक्ट ये तो अब हमें आलमी सतह पे भी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी मुतासिर कर रहा है, पाकिस्तान की साख को मुतासिर कर रहा है। तो इवन हमें पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म के क्रैकडाउन्स करने चाहिए। जो मेन होल के ढक्कन है वो तो कम से कम छोड़ दें। एग्जैक्टली। आगे बढ़ेंगे जी। और हमारे पास खबर है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में पहली कराची में परवाज़ बांग्लादेश की लैंड हुई 14 साल बाद, जिसके लिए गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी वहाँ पर खुद मौजूद थे। वाटर कैनन सैल्यूट भी किया गया। पाकिस्तान के एक बहुत ही आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार हैं आलमगीर, वो आपको ये मालूम है कि वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन वो बड़े दिल से जो है ना मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। उन्होंने बड़े इस पर जो है ना वो पुरमसरत मौके पर बड़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दोबारा से ये दोनों ममालिक करीब आ रहे हैं। इंडिया की प्रोपेगेंडे की वजह से बहुत अरसे तक हम दोनों ममालिक के दरमियान में काफ़ी चपकलिश रही है, लेकिन अब जब हम लोग करीब आना शुरू हुए हैं, इश्तिराक बढ़ेगा। पाकिस्तान के एम्बलम में मैं अक्सर ये चीज़ कहता रहता हूँ कि हमारे पास 4 क्रॉप्स मौजूद है, जिसमें कॉटन है, जिसमें गंदम है, जिसमें जूट है और टी है। जूट और टी बांग्लादेश के पास चली गई और वो एम्बलम आज दिन तक हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास ये शराकतदारी बढ़नी चाहिए और एक दूसरे के करीब आना चाहिए। और वो सिग्नेचर अभी तक इसीलिए आई थिंक कायम भी था क्योंकि हमारी शराकदारी, हमारी जो आपस में दिली मोहब्बत थी वो कायम थी। और वो बस वही था कि लोगों की बातों की वजह से जैसे आ जाते हैं तो मियाँ बीवी का इवन रिश्ता जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही 2 ममालिक के दरमियान भी ये रिश्ता बहुत सारे और ममालिक की बातों की वजह से कह दे, प्रोपेगेंडे की वजह से कह दे, नेगेटिव वो जो स्टंट्स मारते हैं उसकी वजह से कह दे, ख़राब हो गया था। लेकिन शुक्र इस बात का है कि अब वो बहाल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे जी। दी है कि खूबसूरत हॉल में पाकिस्तान फेस्टिवल का इनेकाल। पाकिस्तान फेस्टिवल का इफ्तिताह हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर सैयद हैदर शाह ने किया, जबकि सफारत खाना के तमाम अफसरों ने फैमिली के साथ शिरकत की। हॉलैंड के तमाम शहरियों से पाकिस्तानियों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। मेला कमेटी के चेयरमैन और अरकान स्पॉन्सर्स सहाफ़ी बिरादरी ने भी पाकिस्तान फेस्टिवल को मिसाली इवेंट बनाने में शब व रोज़ मेहनत की। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। आई थिंक इस तरह के इवेंट्स जब आप दूसरी कंट्रीज़ में पाकिस्तान की सकाफत को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं तो इससे ये है कि पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्लोबली बहुत अच्छी होती है। और फिर पाकिस्तान की सकाफत लोग देखते हैं तो हमारी सियाहत भी उससे ज़्यादा आती है, और जितना सियाहत ज़्यादा होती है उतनी पाकिस्तान की इकॉनमी भी मजबूत होती है। सो आई थिंक ये इस तरह की इनिशिएटिव्स हमें मज़ीद लेने चाहिए और हर मुल्क में होना चाहिए जहाँ पर पाकिस्तान के सफारत खाना मौजूद है। ऑल्दो वो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ प्लान करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी को खुद से भी चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करें जहाँ पर अपना कल्चर दिखा सकें, क्योंकि ऐसी दुनिया में एक इंडिया है मुल्क और एक हमारा मुल्क है जो इतनी डाइवर्सिटी रखता है, इतने कल्चर्स रखता है, इतने मजहब यहाँ पर हैं और इतना खूबसूरत रक्स है हमारा, मौसीकी है हमारी, हमारे जायके, हमारे कपड़े, हमारे रंग, हर लिहाज से हमारे पास डाइवर्सिटी मौजूद है। हम लोगों के पास अगर टूरिज्म में बात करें तो ना सिर्फ सीनिक व्यूज़ मौजूद हैं, बल्कि हमारे पास कल्चरल हिस्ट्री मौजूद है, हमारे पास मज़ाहिब की मुख्तलिफ हिस्ट्री मौजूद है। हमारे पास तारीख में जो आप देख सकते हैं वो आसार कदीमा तो वो बहुत ज़्यादा है हमारी। सच अ रिच कंट्री, सच अ रिच कंट्री इन एवरी एस्पेक्ट। फूड जैसे कि नजम ने बताया, इवन फूड हो, इवन यहाँ पे आप देखिए ज़बानें और सबके डायलेक्ट्स अलग अलग। सो हर तरह से ये रिच कंट्री है और इसकी रिप्रेजेंटेशन जब बाहर होती है तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है कि फिर तभी लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और तभी सरमायाकारी ज़्यादा बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि बरतानिया ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और तमाम तर लोग जो इस वक्त बालिग हो चुके हैं, ठीक है, और उनको ज़रूरी है कि फ़ोन वो इस्तेमाल करें, तो AI के यूज़ के लिए उन्होंने 20 मिनट की ट्रेनिंग हर किसी के लिए लाजिम करार दी है। सो डिपार्टमेंट फॉर साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस हुकूमती इकदाम को बिजनेस के एक्सपर्ट पैनल और ट्रेड यूनियंस जो हैं उनकी हिमायत हासिल है। और वुज़रा का ख्याल है कि G7 ममालिक में बरतानिया तेज़ी के साथ AI को अपना रहा है और AI की महारत हासिल करने के लिए हम चाहते हैं कि लोग इसके ऊपर अपने आप को ट्रेन करें, लेकिन वर्कर्स की जानिब से टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के खदशात भी सामने आ रहे हैं। सो रवां साल के अवाइल में मिकाबी तिल अबीब के फुटबॉल शायकीन पर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में शिरकत पर पाबंदी के जायजे से पता चला है कि जिस टेक्नोलॉजी पर इंतजार किया जा रहा है उसका नतीजा जो है वो दुरुस्त नहीं है। सो इसके अलावा एलन मस्क के AI चैटबॉट्स के टूल ग्रोक पर जो है उस पर भी तनकीद हो रही है। उस पर तो बहुत ही ज़्यादा तनकीद की जा रही है। बहुत सारे केसेस फाइल हुए हैं। इवन मैं उस दिन सुन रही थी कि बहुत सारे सेनेटर्स ये बात कर रहे हैं कि जी खुदकुशी के जितने हमने कल ही अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस भी किया था जब वो बता रहे थे ग्रोक के हवाले से कि उस पर किस किस्म की डीप फेक चीज़ें जो है डीप फेक चीज़ें भी होती हैं। इवन वो खुद
खुदकुशी के भी लोगों को तरीके बता रहे हैं, और उस चैटबॉट को ये नहीं पता कि अगले की उम्र क्या है, उसके जहन पर क्या असर पड़ रहा है। सो इसकी रेगुलेशन के लिए या तो रेगुलेशन होनी चाहिए या फिर इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम तो होने चाहिए। एग्जैक्टली जी। सो सुबह की खबर का सेगमेंट हमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुंचा। विल टेक अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। वी गोना टॉक अबाउट द जियो इकोनॉमिक्स, और खास तौर पर उसमें अमेरिका की जानिब से जो यूएस टैरिफ्स हैं उनमें जो हर ममालिक की तरफ इजाफा किया जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिका खुद अपने लिए क्या चूज़ कर रहा है, बाकियों के लिए क्या छोड़ रहा है, और इससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहें। वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीनो हज़रात, इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से और ख़ास तौर पर यूएस टैरिफ्स के हवाले से। टैरिफ्स वो इजाफी टैक्स होते हैं जो अमेरिका ख़ास तौर पर लगाता है किसी भी दरामद होने वाली अशिया पर। और रिसेंटली अपडेट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया के हवाले से जो गाड़ियाँ ख़ास तौर पर अब ली जाती हैं, दरामद की जाती हैं, उस पर 15% से बढ़ा के 25% टैरिफ कर दिया गया है। भारत के साथ टैरिफ को कम करने पर सोचा जा रहा है, जो कि इस वक्त 25% है, उसको कम किया जाएगा अगर रूस से उन्होंने तेल की दरामद जो है वो बंद कर दी जाती है। लेकिन इसकी वजह से अब जो यूएस की तजारती पॉलिसी है और इस टैरिफ को एक सियासी हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है अपनी साख बढ़ाने के लिए और अपने आप को खित्ते में जो है वो मजबूत साबित करने के लिए। अब ग्रीनलैंड पर जिस तरीके से बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसमें काफ़ी यूरोपीय यूनियन जो है उन्होंने इजलास भी बुलाया, क्योंकि काफ़ी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं ग्रीनलैंड के हवाले से और जिस तरीके से पहले वेनेजुएला पर उन्होंने अपने आप को जो है वो सदर मुसल्लत कर दिया। तो अब सिचुएशन ये देखना है कि इन यूएस टैरिफ से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी शामिल होता है और बहुत सारे ममालिक हैं, उनसे के साथ क्या होगा और ये सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब होती है इससे आलमी मईशत पर क्या असर पड़ेगा। और फिर उसके साथ साथ ये जियो इकोनॉमिक्स में जो डोनाल्ड ट्रंप की हर बदलते दिन के साथ नई ख्वाहिशात सामने आती हैं वो किस तरीके से जो है वो होगी, इसी में हम लोग जो है ना वो आज के सेगमेंट में ये बात करेंगे। सुबह की सियासत हमारा सेगमेंट है और इसमें हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन जनाब जावेद इकबाल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू और आपको भी सुबह खैर और आपके देखने वालों को सबको बहुत सुबह खैर। जज़ाकल्लाह। जावेद साहब, आगाज़ करेंगे हम लोग जियो इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स में जिस तरीके से तब्दीली हम देख रहे हैं हर बदलते दिन के साथ, और ख़ास तौर पर यूएस की पॉलिसी शिफ्ट, ये डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल ख्वाहिशात हैं जो सामने आ रही हैं, या ये सोची समझी एक एक कदम जो है वो यूएस आगे बढ़ा रहा है अपने आप को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए? देखें, डोनाल्ड ट्रंप का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मेरी जो राय है, हम्बल राय, उसके मुताबिक ये उनकी ज़ाती ख्वाहिशात तो बहुत इसको आप लो ग्रेड देंगे, लेकिन वो पहले से तैयारी करके आए थे। जैसे कि कहा जाता है कि अगर कोई भी नया अमेरिकी सदर आता है तो वो अपना एजेंडा लेकर आता है, और डोनाल्ड ट्रंप जब सदारत संभाल रहे थे तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप का दौर 2.0 होगा वो बड़ा डिफरेंट होगा। आप देखिए कि पहले दौर में उसके भारत के साथ क्या ताल्लुकात थे और पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात थे। जब हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ गए थे तो उन्होंने उनको किस तरह से ट्रीट किया था और क्या गुफ्तगू हुई थी ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से। और अब अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो टोटली उसके ऑपोजिट हैं, और इंडिया के साथ उस वक्त के ताल्लुकात आप देखें और आज के ताल्लुकात देखें, इंडिया के साथ इस वक्त अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त लो ग्रेड पे हैं, बहुत डाउन चले गए हैं, निचली सतह पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी ज़ाती ख्वाहिशात तो नहीं बल्कि ये उनकी तैयारी थी कि इस बार जब वो आएंगे तो वो पूरी दुनिया को टैरिफ के जरिए से, देखिए टैरिफ के जरिए से वो काबू करने की कोशिश करेंगे, और यही कुछ उन्होंने
करने का आगाज़ किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसमें बहुत खुशकिस्मत था कि पाकिस्तान ने टैक्टफुली डोनाल्ड ट्रंप को टैकल किया। और इस रीजन के अंदर अगर आप देखें तो सबसे जो कम टैरिफ है 19% का पाकिस्तान पे, वो पाकिस्तान पे लगा है। और पाकिस्तान के पड़ोस में जो इंडिया है वो 25% टैरिफ के साथ है, फिर उसको 50% अब उन्होंने करने का दोबारा उन्होंने धमकी दी है। और इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया जो है वो एक शशोपंज की कैफियत में है। जैसे कि आपने शुरू में अर्ज भी किया, अपने उसमें फरमाया अपने इब्तिदाइये में कि आप वेनेजुएला को देख लें, आप ग्रीनलैंड की सूरत हाल को देख लें, फिर जो दीगर ममालिक हैं, यानी वो जहाँ भी उनके सामने कोई चैलेंज आता है तो वो उस चैलेंज को टैरिफ के ज़रिए से टैकल करने की कोशिश करते हैं। और यही वो चीज़ है जिसका वो जिक्र पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से भी करते रहे कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को कहा था कि फिर मैं आपके साथ तिजारत नहीं करूंगा। अब आप देखें, एक तरफ जियो इकोनॉमिक्स में चीन है, चीन पूरी दुनिया में अपनी इक्तिसादी तरक्की के जरिए से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अमेरिका के बारे में तासुर ये था कि ये जंग के जरिए आगे बढ़ना चाहता है। तो मेरे ख्याल में एक तो जंगी कैफियत को भी साथ लेके वो चल रहे हैं और साथ साथ में वो जियो इकोनॉमिक्स को भी लेके चल रहे हैं। तो सर ये बताइएगा कि ये जो टैरिफ की जो धमकियां हैं, ये इकोनॉमिक सब्सटेंस से ज़्यादा हमें पॉलिटिकल ज़्यादा लग रही है, और साथ ही कि इनकी इसकी वजह से वो अपनी जो ट्रेड रूट्स हैं, ठीक है, रीजनल ट्रेड रूट्स हैं, उसको ज़्यादा मुस्तहकम बना रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक सब्सटेंस के। ऐसा ही है, क्योंकि देखें जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं वो उनकी जो एक जहनी कैफियत है वो बोल्ड जो स्टेप्स होते हैं वो उनको पसंद करते हैं, वो ब्रेवरी को पसंद करते हैं। उनके ख्याल में, उन फॉलोअर्स के ख्याल में अमेरिकी सदर जो हैं वो बड़े बहादुर हैं। और आप देखें कि जब भी उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगती है तो अमेरिकी सदर कोई ऐसा स्टेप लेते हैं, स्टंट करते हैं, बिल्कुल कोई ना कोई ऐसा वो इकदाम करते हैं जिससे उनकी पॉपुलैरिटी दोबारा वो रीगेन करने की कोशिश करते हैं। आप देखें वेनेजुएला के साथ जो उन्होंने किया वो दुनिया के किसी कानून में जायज नहीं है, वो बिल्कुल गैर कानूनी है, लेकिन वो उन्होंने किया, मादुरो को वहां से उठा के लाए और उन्होंने अपने मुल्क में न्यूयॉर्क के अंदर उनको कैद कर दिया। अब उनका फॉलोअर ये समझता है कि हम बहादुर हैं, अमेरिका की एक धाक है पूरी दुनिया के अंदर। फिर उनका जो ये वेस्टर्न बैकयार्ड है, ये जो जितना लैटिन अमेरिका है ये वेस्टर्न बैकयार्ड है, और अमेरिकी सदर ये समझते हैं कि यहाँ पे चीन और रूस का जो इन्फ्लुएंस था वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो वो ये सोचते हैं, और वो उनकी थिंकिंग ये है कि कैसे मुमकिन है कि मेरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो कि मेरे करीब के ममालिक हैं उसमें चीन और रूस का असर रसूख हो, तो किसी भी सूरत में इन ममालिक का असर रसूख नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात कि तेल की सप्लाई चूंकि वेनेजुएला से रूस को भी हो रही है, पूरी दुनिया को हो रही है, लेकिन रूस को भी हो रही है, चाइना को भी हो रही है, तो सबसे पहली उनकी यही तरजीह थी कि वो उस सप्लाई लाइन को काटे टारगेट। तो बाज वो सप्लाई लाइंस को काट रहे हैं, बाज ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सबसे पहले उस सप्लाई लाइन को काट के अब वो वेनेजुएला को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप आएं और अमेरिकी कंपनियों को इजाजत दें ताकि अमेरिकी कंपनियां वहां पे आएं और ऑयल एक्सप्लोरेशन करें। लिहाजा वो उस ऑयल को अपने मफादात के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। साथ में ये भी कहा जाता है कि ये तमाम दुनिया की जो अहम लाइंस हैं तेल की, उनको वो अपने काबू में लाना चाहते हैं। इसीलिए जो इस वक्त ईरान की तरफ की जो एक सूरत हाल बन रही है वो भी ऐसी है, क्योंकि वहां से भी रूस भी तेल ले रहा है, चीन भी तेल ले रहा है, और ये ममालिक जो है, चीन जाहिर है उसकी इक्तिसादी अगर तरक्की आप देखें तो आज भी आप चाइना को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि चाइना अब भी, यानी आज 2026 है लेकिन चाइना 2050 में रहता है, वो इतना आगे चला गया है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि चीन ने अपने आप को डेवलप्ड कंट्री डिक्लेयर नहीं किया, वो डेवलपिंग कंट्री अपने आप को कहता है। यानी चीन ने इतनी तरक्की कर ली है एआई में, टेक्नोलॉजी में, इन सारी चीजों में, लेकिन वो आज भी अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहता है ताकि उनके लोगों की और चीन की एक कमिटमेंट कायम रहे कि वो आगे से आगे चलते रहें। तो मेरे ख्याल में आपने दुरुस्त कहा कि बाज़ औक़ात ये चीजें जियो इकोनॉमिक्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि यही चीजें आप उसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इन चीजों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से पूरी दुनिया के अंदर और फिर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है
वो जाहिर है फिर डिप्रिवेशन तो पैदा होती सर है। इसी से मेरे यही रिलेटेड सवाल है कि हमने 2011 में देखा लिबिया में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, इससे पहले भी ये एक चेन है जो चलती आ रही है। ठीक है, अमेरिका हमेशा ऐसे ही करता है और ज़दों को करके वो ये हरबे इस्तेमाल करता है, लेकिन अभी तक जो है वो अपनी जो चेन है वो टूटने नहीं दे रहा और कोई भी उसको जवाबी जो है उस तरह से वो भी नहीं कर पा रहा कि मतलब वो एक बैक फुट पे चले जाए। वो अपनी सुप्रीमेसी डिक्लेयर करने के लिए हर बार जो है वो ऐसे वॉर की सिचुएशन क्रिएट करता है और फिर आगे से जो है वो निकल भी जाता है। सो व्हेन आर वी गोना हम देख रहे हैं कि दुनिया में इंतशार की जो सिचुएशन है वो मजीद बढ़ती दिखाई दे रही है। ये आप दुरुस्त कह रही हैं, और इसकी वजह जो है वो एक ही है। बिल्कुल। और इसमें देखें हमें ये जहन में रखना पड़ेगा कि अमेरिका बहरहाल एक सुपर पावर है। That's true. इस पूरी दुनिया में एक सुपर पावर है और जब मल्टीपोलर वर्ल्ड्स नहीं हुआ करती तो आपको दो ही ताकतें दिखाई देती थी, एक अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन टूट गया, चाइना ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की की। उस जमाने में चाइना का कोई नाम नहीं था, लेकिन इस वक्त जो है चाइना आपकी अगले कुछ सालों के अंदर दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। True. और टेक्नोलॉजी के हवाले से तो जाहिर है पूरी दुनिया चाइना को इस वक्त लीडर समझती है। That's true. मेरे ख्याल में यही चीजें अमेरिका के लिए भी बाइस तशवीश हैं। लेकिन ये बहरहाल हमें जहन में रखना होगा कि अमेरिका सुपर पावर रही है और वो है, इस वक्त भी है। वो चाहती है कि जो ताकतवर ममालिक हैं, जैसे उसके सामने चीन है, उसके सामने रूस है, वो उनके साथ इंगेज करती है। ठीक है, बातों की हद तक, डिप्लोमेटिक हद तक तो उनकी आपस में गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली उनके साथ बैठ के चीजें सेटल हो जाती हैं। अब आप देखें इसी साल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा कर रहे हैं, वो बीजिंग आ रहे हैं। फिर इसके साथ उनका राब्ता जो है वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ भी है। यूक्रेन के मामले में ऐसा लगता है कोरिया के साथ वो जिस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली, और किम जोंग उनके साथ वो मिलते रहे हैं, उनके साथ उन्होंने जब उनका पहला दौर था तो उसमें उनकी मुलाकातें रही हैं। मेरे ख्याल में एक तो अमेरिकी सदर का ये भी एक मामला है कि वो खुद भी बोल्ड हैं और वो बोल्ड लोगों को पसंद करते हैं, बहादुर लोगों को पसंद करते हैं। यही वजह है कि वो अपनी हर प्रेस टॉक के अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से जिक्र करते हैं कि वेरी ब्रेव मैन, वेरी ब्रेव फील्ड मार्शल। और ये पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए हैरान कुन था कि एक 6 गुना बड़ी ताकत को आप जो है आधे घंटे के अंदर आप शिकस्त दे देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो सारी चीजें हैं जिनको हमें जहन में रखना होगा। यही वो सारी चीजें हैं जो हमने भी जहन में रखी और हमने भी अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर प्ले करने की कोशिश की और हम बेहतर रहे। आप देखें कि हर दूसरे या तीसरे दिन जो बैनुल अक़वामी जरीदे हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम है, जो द डिप्लोमेट है, इसी तरह जो बड़े मौक्कर जो जरीदे हैं, वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से मुसलसल लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी बेहतर सिफारती हिकमत अमली अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक ऐसे अमेरिकी सदर के साथ जो बिल्कुल ही किसी लम्हे उनका पता नहीं चलता, जो फ्लेक्सिबल है ही नहीं। एग्जैक्टली कि वो अपना किस मुतरफ वक्त कर लिया। क्या कह दें। पाकिस्तान ने उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर किया और वो इस वक्त पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके बारे में वो हमेशा अच्छा बोलते हैं। वो हमेशा अच्छा, सही बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जरा आते हैं ग्रीनलैंड वाले मामले पे। उस मामले में कोई पेशरफ्त सामने आई है? क्योंकि यूरोपीय यूनियन भी अपना इजलास बुला रहा है, डेनमार्क जो है वो डेफिनेटली अपने साथ सब दीगर ममालिक को इन्वॉल्व करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो उसमें इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट के बाद से रूस की तरफ से और चाइना की तरफ से आप जिस तरीके से कह रहे थे कि ऑलरेडी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था, एक तो इनका अपना इंटरेस्ट उस जगह पर लेना और एक ही वक्त में इतने सारे महाज खोलना, ये इनके अपने संभालने की भी बस की अमेरिका की है बात। और दूसरी चीज, ग्रीनलैंड और यूरोपीय यूनियन जो है वो क्या करेगा? देखिए, इस वक्त तक जो यूरोपीय यूनियन का रिस्पांस है वो आपने देखा है कि वो है तो बड़ा सख्त, लेकिन जवाब में आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, उसने कहा है कि अगर आप हाँ करते हैं तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन अगर आप ना करते हैं तो हम ये याद रखेंगे। तो आप देखें कि वो साथ साथ उनको धमकी भी लगा रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि आप मेरी बात माने जी। इस वक्त जो ग्रीनलैंड पर जो यूरोपीय यूनियन का जो मौक़िफ़ है, वो यही है कि दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अगर अमेरिका ने ये फैसला किया हुआ है कि ग्रीनलैंड हमने लेना ही लेना है, तो मेरे ख्याल में किसी न किसी स्टेज पे जाके यूरोपीय यूनियन के साथ उनका मुआहदा हो जाएगा।
अब आप देखें कि इसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, ये यूरोपीय यूनियन और 26 ममालिक और ये अमेरिका, ये नेटो में भी हैं। और यही चीज़ जो है अमेरिकी सदर बार बार कहते हैं कि अगर अमेरिका ना होता तो यूरोपीय यूनियन इतना प्रोटेक्टेड ना होता, रूस उनको खा जाता। अमेरिकी सदर बार बार ये कहते हैं, वो खुलकर कहते हैं ना, बिल्कुल दो टोक बात करते हैं। जबकि यूरोपीय यूनियन ये कहती है कि नेटो अगर ना होता तो मसाइल होते, क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान की मिसाल देखें तो अफगानिस्तान में अमेरिका भी था लेकिन साथ में नेटो भी था, लेकिन फिर अमेरिका ये कहता है कि हम फ्रंट पे थे। सर अगर ये इंटरेस्ट नहीं लेते डोनाल्ड ट्रंप, तो जिस तरीके से वो खुद मजाक में भी ये बात करते होते हैं, जहाज़ में चढ़ते हुए उनसे किसी ने सवाल किया, उन्होंने बोला कि कैन यू बिलीव इट कि डेनमार्क ने उनको जब सिक्योरिटी के खदशात हुए तो उन्होंने सिर्फ एक डॉग शेड का जो है वो इजाफा किया उसके अंदर। बिल्कुल, ठीक है। सो ये बताइएगा कि अगर एक तरफ जो है ना ये नहीं होता तो दूसरी जानिब पे रूस का कितना इंटरेस्ट है इस तरफ, और डोनाल्ड ट्रंप अगर बैकफुट पे आ जाते हैं तो रूस के क्या रिस्पॉन्स होगा इस पे, चीन का क्या रिस्पॉन्स होगा इसमें? देखिए, रूस का इस वक्त वाहिद एक मसला है और वो उसका मसला है कि नेटो की एक्सपेंशन। ठीक। नेटो की जो एक्सपेंशन है ये किसी सूरत में रूस की तरफ नहीं होनी चाहिए, उसको जो धड़का लगा हुआ है। सही। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अब से कुछ चंद रोज पहले कुछ 2-3 बातें कही हैं कि जब हमारा पहले यूरोप के साथ जब हमारे ताल्लुकात ठीक थे तो हमें उस वक्त मुआहदा कर लेना चाहिए था कि आपका एक पॉइंट होगा कि आप इसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अब आपने अगर यूक्रेन ऐलान कर देता है कि हम नेटो के रुकन बनते हैं या नेटो का मेंबर बनते हैं, रोला क्या है इस वक्त रूस और यूक्रेन का? यही रोला यही है कि यूक्रेन ने ऐलान किया हुआ है कि जी हमें आप नेटो का मेंबर बना दें। रूस कहता है कि अगर आप नेटो के मेंबर बनते हैं तो इसका मतलब है कि नेटो तो मेरे पड़ोस में आ गया। इट मींस एक्सपेंशनिज्म, खदशा है उनको। सोवियत यूनियन पहले ही टूट चुका है, रूस अब बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मुझे कोई और डिस्टर्ब करे, लिहाजा उसे एक बफर जोन चाहिए। वो बफर जोन जो है वो यूक्रेन की शक्ल में मौजूद है, इसलिए उसने इस वक्त 20 से 25% यूक्रेन का जो इलाका है उसको कब्जे में ले लिया है। और इस वक्त भी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होता है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करवाना चाहते हैं, उसमें उन्होंने ज़ेलेंस्की को यही कहा हुआ है कि आपको इस 20 से 25% इलाके को सरेंडर करना पड़ेगा। ये रूस ने ले लिया है आपसे, इस पे आप बात नहीं होगी। शेड रखा हुआ है उन्होंने अपने सामने। तो रूस का वाहिद मसला यूरोप के साथ अब ये है कि आप एक्सपेंशन ना करें। बाकी अगर आके अमेरिका ग्रीनलैंड में आके बैठता है और उसको शायद खदशात हैं रूस से और वो समझता है कि सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल है कि इससे इतना ज़्यादा रूस का मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि अमेरिका ताकतवर ममालिक पे नजर रखता है। मैं यही बात करना चाइना, आप देखें ज़ेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर देखें और दूसरी तरफ पुतिन के साथ बिहेवियर देखें। ऑल्दो हम समझते हैं यूएस और रशिया यहाँ पर वॉर है, लेकिन वो उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलतियों की वजह से ये जो है बात आगे बढ़ रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि वो एटॉमिक पावर्स हैं, बड़ी ताकत है। अच्छा सर, मैं कनाडा की तरफ आना चाहूँगी। कनाडा का 70% एक्सपोर्ट जो है वो यूएस को जाता है। सो यूएस की तरफ से उन पर ये नहीं, कनाडा का ज़्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट जाता है, लेकिन उनकी तरफ से उनको टैरिफ्स की धमकियाँ देना उनके अपने उसको कितना नुकसान पहुँचा सकती है? ये देखें, अभी ये वेनेजुएला वाला और ग्रीन लैंड वाला मामला तो चल रहा है जी, लेकिन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने चाइना का दौरा किया है और वो इसी बुनियाद पे किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले ही ये कह दिया था कि उन्होंने पहले ही कहा था कि हम इसको एक कॉमनवी अपनी स्टेट बनाना चाहते हैं कनाडा को। बिल्कुल। उसके बाद कनाडा जो है वो भी संभल गया और कनाडा भी तशवीश का शिकार हो गया। लिहाजा जब धमकियां उन्होंने दी तो कनाडा ने भी फिर देखा कि अब हमने अपनी मंडियां खोलनी है, हमने अपने ताल्लुकात को ओपन करना है और हमने बड़ी मार्केट्स की तरफ जाना है। बड़ी मार्केट्स उनको जाहिर है चीन से बड़ी मार्केट तो कोई हो ही नहीं सकती, और चीन जो है वो ग्लोबल साउथ का एक बहुत ताकतवर मुल्क है, तो उन्होंने अब ग्लोबल साउथ की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी है। और अभी 2 दिन पहले एक बार फिर अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि मैं भूला नहीं हूं, अभी कनाडा के साथ मेरा मामला बाकी है जी। तो उनको पता है कि अभी हमारे साथ टैरिफ के मामलात होने हैं, हमारे ताल्लुकात पहले ही से इस मामले में कशीदा हैं, फिर मजीद कशीदा होंगे, लिहाजा अब हमें कुछ नई मंडियां तलाश करनी है, नई मंडियां तलाश करनी है। बीच का रास्ता तो तभी निकलेगा जब
अमेरिकी सदर अपनी स्टेटमेंट वापस लेंगे कि नहीं जी हम तो जाहिर है कनाडा एक सॉवरन मुल्क है। लेकिन उनकी एविएशन को भी तो नुकसान पहुंचेगा, उनकी एयरक्राफ्ट पे टैरिफ्स लगाने पे और बाकी बहुत चीजों बड़ा पे। नुकसान होने जा रहा है, लेकिन इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ इनकी जो टैरिफ्स की पॉलिसीज हैं यूएस की, ठीक है, वो तो आई थिंक बाकी कंट्रीज को चाइना की तरफ मजीद पुश कर रही है। तो वो जो इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी को हिट करना चाह रहा था यूएस, उसमें आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे लग रहा है कि उनको उल्टा पड़ेगी यूएस को? ये तो मेरे ख्याल में मार्केट ऐसा ही डिमांड होगा। भी तो हो सकती है ना यूएस में, क्या पता उनकी जो अपनी सनतें मौजूद हैं वो प्रोड्यूस ना कर रही हों जिसको दरामद किया जा रहा है यूएस में, और नहीं, चाइना लेकिन- सब कुछ खुद लेकिन कफील है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो अपने मुल्क में लगाना चाह रहे हैं ठीक, कि सर इंडस्ट्री ये तो वापस सनतों का आए, हिफाजत तो नजर आ रहा है, आप टैरिफ बढ़ा के सनतों वो की वापस हिफाजत भी कर रहे आए, हैं। उनके मुल्क में इंडस्ट्री लगे, उन्हीं के लोगों को रोजगार मिले। डेफिनेटली। लेकिन एक स्टेज मेरे ख्याल में ऐसी आती है या आएगी कि जब खुद अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के जो डीप स्टेट लोग हैं वो अमेरिकी सदर को बताएंगे कि इस कदर आप आगे मत बढ़िए कि आपका अपना मुल्क भी इससे हिट होने लग मैं गया है। सिर्फ एक छोटी सी बात मैं यहाँ वही बात कर रहा हाँ था। करना चाह रही हूँ कि यहाँ हॉलीवुड की इंडस्ट्री पे उन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस पे 100% टैक्स लगाया है, जिसकी वजह से 3 प्रोडक्शन हाउसेस जो बहुत बड़े मारूफ अदाकार हैं उनके, वो कह रहे हैं कि हम जाके इंग्लैंड में प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं। वाई? बिकॉज अगर हम पे इतना ज्यादा टैक्स यहाँ पे लागू होगा तो हम कमाएंगे क्या? ऐसे तो ही। अगर यही टैरिफ्स की, यही इनकी पॉलिसीज रही तो बाकी के ममालिक भी जो है, आपको नहीं लगता वो रुख करेंगे दूसरे नहीं, वो चाइना की जाहिर है। अब तरफ? देखिए या यूरोप अब देखिए यूरोपीय यूनियन जो है वो चाइना पहुंच गई है, वो इंडिया पहुंची है। यूरोपीय यूनियन की सरबराह इंडिया के साथ उन्होंने मुलाकात की, चाइना के साथ उनकी EU बातचीत चल समेत, रही है। हाँ। इसके साथ कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहां पे पहुंचे हैं। एग्जैक्टली। अब यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहुंचे हैं, स्टामर साहब जो हैं वो चाइना पहुंचे हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। मेरे ख्याल में ये खुद भी अमेरिका के लिए नुकसान का बायस होगा। Exactly, हाँ। और ये वो समझते हैं, मेरा भी यही खुद कहने डीप का स्टेट भी मकसद था कि समझती हाँ। है, लेकिन एक सर्टन लेवल तक मेरे ख्याल में जाके फिर इनको बताया जाएगा। ऑलराइट, ठीक, बहुत thank you शुक्रिया so very जावेद much, इकबाल sir, साहब आपके आपके time वक्त के का। लिए। Thank you, thank you, इट वाज अ Thank ग्रेट you. सेगमेंट। ख़वातीन और हज़रात, हेडलाइंस का वक्त हुआ चाहता है, वक्फा शामिल करेंगे हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। खेलों के रंग सेगमेंट में आप सभी को कहेंगे खुश आमदीद। ख़वातीन और हज़रात, अब आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के एक उस बेटे से, एक ऐसे बॉक्सर से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो बड़ी दफ़ा रोशन किया। अभी हालिया 24 जनवरी को काज़िस्तान में एक फ़ाइट हुई जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बॉक्सर्स आमने सामने थे, और पाकिस्तान के बॉक्सर्स जो है वो उन इंजरी का शिकार हो गए और अपने शोल्डर जो है वो डिस्लोकेट जो है उनका हो गया। लेकिन बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे देखने में आया पाकिस्तान की तरफ से, डिफरेंट बॉक्सर्स कम्युनिटी की तरफ से, डिफरेंट चैनल्स पे काफ़ी लोगों ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि लगातार मुकाबले वो जीतते हुए आ रहे थे, और ये जो है वो इंजरी उसकी वजह से भी वो फाइट जो है वो कंटिन्यू उन्होंने रखी, जिसकी वजह से काफ़ी जो है उनको शोल्डर की प्रॉब्लम हुई है। सो अभी वो मौजूद हैं दोहा कतर में, ठीक है, और हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन करने में बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है शुएब ज़हरी हमारे साथ जो है वो इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हम लोग शामिल करेंगे उनको इस सेगमेंट में। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब ज़हरी। अस्सलाम वालेकुम शुएब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं अब आप? वालेकुम सलाम, कैसे हो नजम भाई, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। शुएब, माशाल्लाह से मैंने आपकी फ़ाइट्स देखी हैं, आपकी तैयारी देखी है, सब कुछ जो है वो बड़ा अच्छा, और खेल का ये पार्ट है हार और जीत। लेकिन क्या हुआ, किस तरीके से जो है इस फाइट में आपके जो है वो शोल्डर इंजरी हुई? जी, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया नजम भाई। जैसे कि आपको पता है, मतलब इंडियन एक रिवायती हरीफ भी था हमारा, तो इसके लिए मतलब मैंने डबल मेहनत की थी। इससे पहले जितने भी फाइट मैंने खेले थे, लाइक मतलब उसमें मतलब जितना भी मेहनत मैं करता था, जब तक जाता था तो मैं बैठ जाता था। इस फाइट के लिए जब मैं ट्रेनिंग करता था तो ट्रेनिंग के दौरान जब मैं थक जाता था तो मुझे और भी एनर्जी मिलती थी। लाइक मतलब मेरे दिल में, मेरे ख्याल में, मेरा सोच में, मेरे मतलब जो फिक्र है उसमें 25 करोड़ आवाम मतलब आते थे कि शोएब आपके साथ 25 करोड़ आवाम की इज्जत है। तो इस फाइट को आपने इस अंदाज से खेलना है, इस अंदाज से खेलना है कि सारा 25 करोड़ आवाम का अपने दिल जीतना है इस फाइट में।
तो ठीक। बदकिस्मती से जब मैं फाइट के लिए जा रहा था, जिस हाल में मैं अंदर हो रहा था, हमारा वेट भी हो गया, हमारे पैसों भी हो गया, हमारे तमाम मतलब जो इंतजाम थे बॉक्सिंग के वो हो गए। अब फाइट के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट बाकी था। मैं हॉल के अंदर जा रहा था तो वहाँ पे बर्फबारी हुई थी। यहाँ पे कजाकिस्तान में एक सिटी है यूएसटी के मिडरोस्ट, उस्मान सिटी इसका नाम है, जहाँ पे मतलब -26-25 डिग्री चल रही थी। ठीक। तो वहाँ पे बर्फबारी में जब मैं टैक्सी से उतर गया हॉल के अंदर, जब जा रहा था तो हॉल के अंदर मैं स्लिप हो गया, मेरा शोल्डर दरवाजे से लग गया। जब दरवाजे से लग गया वहाँ पे मेरे साथ मेरा कोच भी था, मेरा मैनेजर भी था। तो दोनों को मैंने कहा मुझे सख्त दर्द और तकलीफ हो रहा है। उन्होंने कहा आप वार्म अप करोगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह ने आपको बचा दिया। आपका सर लग जाता तो क्या होता, मतलब आपको कुछ मतलब इस तरह के जिस्म का हिस्सा लग जाता जिससे अभी आप फाइट के लिए जा रहे हो, आपका फाइट का नुकसान होता बहुत बड़ा। तो मैंने कहा मुझे शोल्डर का बहुत बड़ा सख्त दर्द तकलीफ हो रहा है, पता नहीं आप लोग किस तरह, मतलब वो एक हमारा कहावत है, बोल रहे जमीन वो जलती है जिस पे आग लगाओ। तो दर्द मुझे महसूस हो रहा था, मेरा कोच और मेरा मैनेजर का अंदाजा नहीं था इन चीज का। बाकी मैंने उस दर्द को साइड पे लगाई, तो शोल्डर था, मेरे जान भी पाकिस्तानी के लिए कुर्बान है। तो कहने का मतलब ये, जब मैंने अपना वार्म अप किया, वार्म अप के बाद मैंने फाइट शुरू की, तो 7 राउंड तक मैंने फाइट बहुत मुश्किल से, बहुत दर्द और तकलीफ से मैंने गुजारा। मुझे पता था, मुझे अंदाजा था कि मेरा शोल्डर जो इस वक्त डैमेज है, मतलब इस वक्त जख्मी है, मेरा शोल्डर जो इस वक्त टूटा हुआ है, टूटने के शिकार था मेरा शोल्डर। जिस टाइम 7th राउंड में मेरा शोल्डर रोप में फंस गया, उसी दौरान उसी टाइम मुझे यूं महसूस हुआ जैसे सीधे रोप से मेरा शोल्डर खींच लिया। और ये किताब इंसान को अपने ख्वाबों को परस्यू करने, अपने ड्रीम्स को सच में तब्दील करने के लिए उकसाती है, और ये आपको बार बार याद दिलाती है कि आपने एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब के पीछे आप लोगों ने जाना है। कहानी स्पेन के एक चरवाहे सांतियागो की है, जिसने एक ख्वाब देखा होता है और वो उस ख्वाब की तलाश में मिस्र में सफ़र करने के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में वो मुख्तलिफ लोगों से मिलता है जो उसको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देते हैं। बड़ी मोहब्बत भरी ये कहानी है, बड़ा प्यार है, बड़ा इंसानियत पे बिलीव है, बड़ा खुद पर यकीन जो है वो उजागर करती है ये कहानी। और जो जितने भी बुक रिव्यूअर हैं उनकी जानिब से मस्ट रिकमेंडेड ये नॉवल है। हाँ, ऑलमोस्ट इवन रीडर्स भी जितने इसके हैं उन सब की तरफ से भी ये एक मस्ट है कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें हर आम इंसान के लिए मकसद है, हर आम इंसान के लिए मैसेज है। सिर्फ ये नहीं है कि कोई किसी एक चीज़ में जो है एक्सेल करना चाहता हो, बिजनेस में एक्सेल करना चाहता हो, अपनी जॉब में करना चाहता हो, तो उनके लिए मकसद है, बल्कि ऑल अराउंड आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद समझाने में मदद करती है। एग्जैक्टली जी। सो आप लोगों ने ये किताब को एक दफ़ा जो है वो ज़रूर पढ़ना है, और अगर पढ़ नहीं सकते तो इसका रिव्यू ज़रूर सुन लीजिएगा, आपके यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। लेकिन कोशिश किया करें किताब से दोस्ती करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना डिफरेंट, हमें बस क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, लेकिन थोड़ा सा डीप डिटेल में जब कुछ स्टडी करेंगे तो फिर आपको स्टोरी की भी समझ आएगी और एक लगाव बन जाएगा आपका। किताबों को जो पढ़ने का एक शोगल है अपना, जो उसका एक तरीका है, उससे आपकी दिमाग की जॉगिंग होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान को चहलकदमी बहुत ज़रूरी है, उसी तरह आपके दिमाग की चहलकदमी के लिए भी किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पहले एक दौर होता था जब हम लाइब्रेरीज़ का रुख करते थे, मुझे भी याद है, मैंने यूनिवर्सिटीज़ की थीसिस के लिए कोई 4 महीने में लगातार सुबह जाती थी लाइब्रेरी और आर्काइव में से किताबें पढ़ के मैं देखती होती थी, उससे मैं नोट्स बनाती थी। अब वो रिवाज नहीं रहा, लेकिन मैं अभी भी वो वक्त याद करती हूँ। रमज़ान का महीना था, गर्मी थी और मैं लाइब्रेरी में बैठी होती थी, बिल्कुल आराम, सुकून, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, आपके थॉट्स हैं और आपकी किताबें हैं। डेफिनेटली जी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला दिन बहुत ही अच्छा हो, और सुबह सुबह जो है वो अगेन इसी बात पर अख्ताम करेंगे कि अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दिन का आगाज़ किया करें। दिन की टेंशनें ये तो चलती रहेंगी, इसका क्या है। हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी आप लोगों से कल इंशाल्लाह।
वेलकम बैक नाजरीन, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि दांतों की हिफाजत, दांतों की सफाई कितनी ज़रूरी है। खूबसूरत और जाज़िब नज़र आने के लिए न सिर्फ आपकी बाहर की खूबसूरती होनी चाहिए, बल्कि आपकी जो अंदर के अज़ा हैं वो भी खूबसूरत होने चाहिए। साफ़ सुथरे होंगे तो ही खूबसूरत नज़र आ सकते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और उनकी सेहत का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं, ये हम बताएंगे आपको इस सेगमेंट में। डेफिनेटली जी। सुबह की सेहत, सुबह से सेहत में हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर अवैस से, जो कि बहुत माहिर डॉक्टर हैं दांतों के। उनसे पूछेंगे कि दांतों की हिफाजत के लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच अवैस। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम सिर्फ टूथब्रश करके जो है ऐसे लगता है कि बस जी सारा काम निपट गया है। सबसे पहले तो ये बताइए कि सिर्फ दांतों को ब्रश करने से 2 टाइम्स अ डे क्या हमें लगता है कि हमारे दांत जो है वो सेहतमंद होंगे? जी बिल्कुल, 2 टाइम अगर हम ब्रश करें तो उससे तो सेहतमंद होंगे दांत बहुत ज़्यादा। लेकिन साथ साथ अगर हम डाइट का भी थोड़ा सा ख्याल रखें ना, और दूसरा ब्रश करने का तरीका भी अगर हम प्रॉपर फॉलो करें ना, तो तब हम कह सकते हैं कि 2 टाइम ब्रश जो है ना हमारे लिए काफ़ी है। इस तरह के ब्रश का भी लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है कि कब करना है और कितने टाइम के लिए करना है, किस तरह करना है। ब्रश का इस्तेमाल कौन सा करना है डॉक्टर साहब? ये अक्सर जो है ना वो प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे मुलायम होते हैं। हाँ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, थोड़े से सख्त होने चाहिए उसके वो जो। हाँ देखिए, जो चेन स्मोक जो बिल्कुल ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उसके लिए तो मैं कहता हूँ कि हार्ड पे होना चाहिए। जो स्मोकिंग वगैरह नहीं करते और प्रॉपर ब्रशिंग करती है उसके लिए सॉफ्ट भी ठीक है। लेकिन आजकल मार्केट में अल्ट्रा सॉफ्ट आई है जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। अल्ट्रा सॉफ्ट क्यों नहीं रिकमेंड करते आप? वो बिल्कुल हो जाते, वो नहीं साफ करता इतना आसानी से। अच्छा, मैं तो कहता हूँ वो ना एक अल्ट्रा वो भी आई हुई है जो चारकोल की तरह जिनके वो होते हैं, आया वो मुफीद होते हैं? वो भी ठीक है, लेकिन अल्ट्रा सॉफ्ट बहुत लाइट हो जाती है। मैं तो कह रहा हूँ सॉफ्ट या मीडियम, इससे हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब दांतों की सफाई के साथ तो हो गया, साथ में हमें मसूड़ों को सेहतमंद रखने के लिए, और आजकल तो इवन ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप जो है ज़बान भी साफ़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि आपको ब्रश से ही ज़बान साफ़ कर लेनी चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं जी, उसके लिए आपको औरल अलग अज़ा मिलते हैं, उससे करना चाहिए। सो उसका भी बताइए। ये आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछे हैं। टंग का मेरे ख्याल में किसी टंग क्लीनिंग, हाँ इससे पहले कॉन्सेप्ट भी नहीं था। नहीं था बिल्कुल था। टंग आजकल जो टूथब्रश आते हैं ना, उसके अंदर भी उसकी बैक साइड पे बिल्कुल बना होता है, उसको टंग क्लीनर होता है। ठीक है, अगर वो किसी कंपनी में नहीं आती तो उसके लिए फिर अलग भी आप ख़रीद सकते हैं। टंग क्लीनर स्पेशली आता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टंग को साफ़ करना। ये समझ लो कि ये बैक्टीरिया के लिए एक हब सा बना है। उसमें बैक्टीरिया बहुत होते हैं। अक्सर कोई लोग कहते हैं ना कि हमारी बैड ब्रेथ है ना, लेकिन हम उसका देखते हैं, उसकी कैलकुलस गंद शन दांतों में कुछ इस तरह में नज़र नहीं आता। एंड रिजल्ट ये हो जाता है कि उसकी टंग पे इतना बैक्टीरिया, इतना गंद पड़ा होता है ना। अच्छा। वो नहीं करता साफ। आपने डॉक्टर साहब अभी खुद एक बात की बैड ब्रेथ के हवाले से, ये अक्सर लोगों का प्रॉब्लम है। ये किन किन वजूहात पे होता है? देखिए, इसकी सबसे मेन वजह जो है वो तो यही है कि अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे तो कहीं पे आपका खाना पसेगा, कहीं आपका गोश्त खाना जो भी फंस जाए ना, तो वो जो चीज़ मुंह में फंस जाए वो गल सड़ जाता है, फिर स्मेल करता है। ठीक है, या ज़ुबान आप नहीं साफ़ करते, या इस तरह कोई आपकी बाज़ औक़ात लोग कहते हैं मैंने क्राउन लगा दिया, मेरे मुंह से स्मेल आना स्टार्ट हो गया। हाँ, वो ये वजह नहीं है कि क्राउन का कोई ख़ास, वो ये कि क्राउन जिसने लगाया ना वो थोड़ा सा लूज़ है, उसका कंटेक्ट जो है ना लूज़ है दूसरे दांत के साथ। वहाँ पर कोई ना कोई पार्टिकल्स हाँ जी, उधर खाना शाना पसता है और वो जो है ना स्मेल आना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें अगर आप वो क्राउन टाइट बनाए ना तो उसमें फिर कोई स्मेल वगैरह नहीं आता। या इस तरह 2 टाइम्स अ डे ब्रश जो है वो रिकमेंडेड है। बिल्कुल जी। बच्चों के लिए भी क्या सेम रूटीन ही फॉलो करनी चाहिए? करना चाहिए, लेकिन बच्चे फिर बहुत वो करते हैं। अक्सर रात को जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं वो फीडर पी के फिर उसको उठाना मुश्किल होता है। तो उसका फिर आसान तरीका यही है कि एक टिश्यू या साफ़ कपड़ा गीला करके ना वालदा उसके दांत साफ़ करे। जो बिल्कुल वो छोटे बेबीज़ होते हैं ना, जिस तरह 7-8 महीने साल के जो होते हैं ना, तो वो तो उठा नहीं सकते हम फिर उसके लिए। तो उसके लिए फिर ये किया करें, इसका प्रॉपर तरीका भी यही है। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे ये बताइए कि बच्चों का या मोस्टली बड़ों का भी हो जाता है कि दांत ख़राब हो जाता है, आया दांत को निकालना बेहतर इलाज होता है या फिर मेडिकेशन के थ्रू उसका इलाज बेहतर होता है? देखिए, दांत अगर ख़राब हो जाए ना तो बेहतर, सबसे पहला ऑप्शन तो है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है ना, अगर तोड़ा ख़राब हो जाए तो आप सीधा जाए डेंटिस्ट के पास, वो फिलिंग से आपका कवर हो जाता है। ठीक। अगर उससे ज़्यादा ख़राब हो जाए, पेन हो रहा है शदीद आपको, तो उसमें फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, या निकालना या उसको सेव करना। लेकिन सेव करना बेस्ट ऑप्शन है। तो वो फिर बाद आई मेडिकेशन से। कुछ लोग दवाइयाँ खाते कहते हम डॉक्टर साहब दवाई खा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। दांतों में दवाई का रोल बहुत कम है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा
डेंटिस्ट के पास, वो उसमें कोई काम करेगा ठीक। तो तब आपको कोई फायदा होगा। ठीक। इस तरह डॉक्टर मेडिसिन साहब खाने से एक नहीं और जो है वो मिथ पाई जाती है स्केलिंग के हवाले से कि आप वो करवाएंगे तो आपके दांत का जो एनामल है वो नेचुरल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपके दांत घिस दिए जाएंगे, जो कि वाकई में अमल भी ऐसा लगता है। हाँ। तो ये मिथ है या वाकई में आपके दांत तो का जो वैसे एनामल घिसते है? हैं। हाँ, ये अच्छा, डॉक्टर मैं- साहब हमें बेहतर बता सकते हैं कि दांत तो घिसते हैं। मैं थोड़ा सा और डेंटिस्ट या और जो वो है ना, उससे मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ ना। बिल्कुल, मैं ये तो कहता हूँ बहुत अच्छी कि बात जो है। कहते हैं ना कि 6 मंथ 1 ईयर में आप स्केलिंग करें, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, ओके। बिल्कुल नहीं करता। ख्वाह रिसर्च है जो भी कहना, मेरा अपना जो कहता हूँ मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर हम पुराने ज़माने में चले जाए ना, आज से कई साल पहले ना, तो उस टाइम ना स्केलिंग प्रॉपर थी ना कुछ था, नहीं था, लेकिन लोग दांतों तो का और केयर मजबूत कर रहे थे। थे, मजबूत थे, सब कुछ हो रहा था। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको स्केलिंग पॉलिशिंग की ज़रूरत है तो एक दफ़ा लाजमन करें, ठीक है। अगर आप उसको साफ रख सकते हैं ना तो 3 साल 4 साल 5 साल अगर आप साफ रख सकते तो क्या ज़रूरत है। बिल्कुल। वो तो ये अगर मुझे कोई बंदा कहता है डॉक्टर साहब मैंने स्कैनिंग की, मैं दोबारा कब करूँगी, कब तक साफ रहेंगे, मैंने कहा भाई नहा लो और मिट्टी में कूदो तो साफ रहोगे। नहीं, इस तरह स्केलिंग मैंने कर दी, आप रोज़ाना दांत साफ रखोगे तो साफ होंगे, अगर नहीं करोगे तो नहीं होंगे साफ। लेकिन ये है कि दांतों में स्केलिंग के बगैर आई थिंक पॉलिशिंग हो भी नहीं सकती, आपको स्केलिंग करके ही पॉलिशिंग करनी होती है। ऐसे स्केलिंग होता है जो सख्त होती है ना कैलकुलस, उसको तोड़ने के लिए ठीक। उसको हम स्केलिंग बिल्कुल, कहते true, हैं। पॉलिशिंग ये है ना कि कोई सिर्फ स्टेन्स साफ करने है हैं, थोड़ा जी, बहुत, वो जी। है ना, उसको हम कर लेते हैं और उससे थोड़ा सरफेस सा लेवल सिर्फ सफेद कर देते हैं। सफ़ेद तो नहीं, उसको मतलब स्मूथ कर लेते हैं। ठीक। सफ़ेद के लिए फिर अलग चीज़ है। लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि थोड़ा सा रगड़ वो कहते हैं, मेरा भी यही सोच है अगर आप फर्ज करें एक बंदा है हर 6 मंथ बाद वो स्केलिंग करे, ठीक है, मेरे पास बहुत उसमें है वाइब्रेशन, ओके। तो मैं तो आप कभी कभार देखें ना उसके दांत में पतले पतले से क्रैक्स होते जी, हैं, जी, तो जी। वो आप दांतों के साथ टच करेंगे तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन तो मिल जाएगा उसको, True, true. थोड़ा बहुत गम आपका लग जाएगा, थोड़ा बहुत एनेमल अगर आप थोड़ी सी पोजीशन आउट रखे तो एनेमल में डिच बन जाएगा। सही। तो ये भी है ना, तो इससे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप एक दफ़ा स्केलिंग पॉलिशिंग करें और उसको साफ रखें। कंटिन्यू रखें। अच्छा। साफ रखें फिर कोई ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब अक्सर आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे अब तो हर चीज़ की जो है ना वो आ रही हैं, नई नई मेडिसिन भी आ रही हैं, नए नए पेस्ट भी आ रहे हैं। सो काफ़ी आपने भी देखे होंगे, तो ये पेस्ट और ये सब चीज़ें जो हमें बताया जाता है कि फलां लेबॉर्ट्री से टेस्टेड शुदा, चारकोल पेस्ट So, आप भी ले होते लें। हैं, चारकोल है हल्दी या पेस्ट उसके भी अलावा होते हैं कुछ तो। बिल्कुल पेस्ट बने हुए भी जो है ना वो आते होते हैं। अच्छा मैं नाम तो नहीं मेंशन करूंगा। हाँ, नाम हमने मेंशन नहीं करना, हम आजकल वैसे मार्केट जिक्र कर रहे हैं, में हाँ। बहुत है, बहुत कुछ है। इवन कुछ क्वालिफाइड डॉक्टर्स वो भी लगे रहते हैं कि अच्छा। ये फलाना Endorse चीज़ करते रहते है हैं। और ये दांत आपके सफ़ेद हो जाएंगे, ये सारे जो है ना ये सब झूठ है, झूठ है, फ्रॉड सारे है। झूठ है, फ्रॉड है। अच्छा। सच बताऊं ये कि वो कोई क्या कहते हैं बेकिंग सोडा उठा के ना उसमें कुछ करके ना उसको एक आजकल एक पर्पल कलर की जो है वो काफ़ी चल रही है। आपने देखा होगा कि पर्पल कलर जो है वो ऑलरेडी येलो के ऊपर किसी भी सरफेस के ऊपर क्लीन करते हैं तो वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। फिर वो उसमें कोई साइंस ही बताते हैं कि पर्पल का कलर जो है वो इस वजह से ये वाइट हो जाता है क्योंकि येलो को जो है वो ख़त्म कर देता है बिल्कुल। तो ऐसी कोई साइंस है कि आप पर्पल कलर की नहीं, वो इस पेस्ट तरह- खरीद लें तो आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे? नहीं, इस तरह कुछ नहीं है। वैसे आपको कुछ टाइम की वो कंट्रास्ट नज़र आएगा, हो सकता है। हाँ, लेकिन इस तरह कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं ना, हम जो किट यूज़ करते हैं ना जिसको हम ब्लीचिंग किट कहते हैं, वो अगर मैं आपके किसी भी पार्ट पे 1 सेकंड के लिए भी लगाऊं ना वो जल जाएगा, True. तो इतना स्ट्रांग होता है। तो आप उससे हम दांत सफ़ेद करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप जो आपको How- मार्केट में एक how आम चीज़ dangerous. मिलती है वो आप इस तरह लगा के वो किस तरह साफ करेगा। अच्छा, मैं सेंसिटिविटी की तरफ आना चाहूँगी। आजकल जो बच्चों इवन बड़ों को भी बिला वजह की सेंसिटिविटी होती है, फ्रिज से निकाल के पानी पी लिया तो दांतों में ठंडा गर्म लगेगा। ये बेसिकली सेंसिटिविटी होती ही स्टार्ट क्यों है किसी को? देखिए मुख्तलिफ काजेज़ है। सबसे पहले जो आम काज है ना, कभी कभार कैविटी होती है, ठीक है। अगर किसी की कैविटी ना हो उसके बाद में आपको जो कैविटी क्या होती है? मतलब कीड़ा लगना जिसको हम कहते हैं ना, छोटा वो सा दांत में लगा होता है या फिर अंदर? मसूड़ों में हाँ, होता है। मसूड़ों नहीं में नहीं, होता है। दांत पे लगा होता है, दांत पे भी लग सकता है। मसूड़ की अपनी होती है, दांतों में अपनी बैक्टीरिया और होती है। मसूड़ों की वजह से भी आपको सेंसिटिविटी इशू होता है? हाँ जी, वो तब होता है अगर आपके मसूड़े बहुत ख़राब हो जाए और वो नीचे आ जाए, ठीक मतलब वो अपनी जगह छोड़ दे, बोन भी नीचे चला जाए तो उसके नीचे थोड़ा रूट्स का पार्ट नजर आना स्टार्ट हो जाता ठीक हो है, गया। तो वो भी सीवियर सेंसिटिविटी करता है अगर रूट का पार्ट नजर आ अच्छा। जाए।
कुछ और अगर लोग दांतों में हो मतलब आपकी गम्स खराब हो जाएं, दांत खराब हो जाएं, तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी जी, होती उसकी वजह से है। भी लेकिन होती अगर बज़ाहिर आपके दांत बिल्कुल ठीक हो और फिर भी आपको गर्म ठंडा लग रहा हो ज़्यादा, तो देखिए वो फिर हमने देखना होता है ना कि कभी कभार दो दांतों के दरमियान बिल्कुल चुप से कैविटी लगी होती है, कीड़ा लगा होता है, कैरीज जो आपको नज़र नहीं आती, वो हमने देखना होता है। कोई ये होता है ना कि ब्रशिंग टेक्निक उतना जोर से करता है ना कि उसका अपर लेयर जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। और तीसरी भी आपको और वजह भी बताता हूँ, जिस तरह आप कह रहे थे ना कि ये चारकोल और बेकिंग सोडा, इससे भी सेंसिटिविटी काज होती है। इसमें होते हैं ग्रेन्यूल्स, जब आप उसको रब करते हैं ना दांतों पे, ठीक है, तो वो आपका अपर लेयर कमजोर कर देता है, ठीक है। तो उसके वाइड प्रोटेक्शन हमारा जो है ना सेंसिटिविटी के अलावा अपर लेयर बहुत करता है। तो इसका हल क्या है सेंसिटिविटी का? तो वो हम काज को देख के ना हम ट्रीट करते हैं। अगर कैविटी है तो उसको हम फिल कर देते हैं, अगर उसके अपर लेयर थोड़ा सा वो हो गया तो उसके लिए फिर हम कोशिश करते हैं कोई मेडिकेशन या इस तरह कोई माउथ वॉश, टूथपेस्ट या फ्लोराइड उनसे कवर करे, उनसे भी ना हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो इस तरह ये जो आजकल लोगों के दरमियान में काफ़ी जो है वो सर्दियों में ये इस मुकाबले का इजाफा हो जाता है कि अखरोट मैं दांत से तोड़ूंगा, बादाम तुम दांत से तोड़ के दिखाओ। नजम आप अपने बताना चाह रहे हैं कि मैं अखरोट दांत से नहीं, मैं नहीं तोड़ सकता, लेकिन मैंने देखे हैं लोग आपस में जो है ना वो लगी होती हैं। ये बिल्कुल दांतों के लिए मुफीद नहीं है, बिल्कुल नुकसानदेह। वो तो बोल रहे होते हैं कि हमारे दांत देखो कितने मजबूत हैं। नहीं नुकसानदेह। इससे आप ये कंपटीशन लगवाने की जरूरत ही नहीं है, पता चले दांत बाहर आ जाए तब पता चले। हाँ, नहीं क्रैक हो जाता है दांत, उसमें टूट जाता है, और उसकी वजह से भी अंदर जो है वो भी जा सकती है, अंदर कोई नर्व जो है वो भी हो सकती है। क्योंकि मैंने सुना है कि इवन बचपन में भी अगर कोई बच्चा गिरा होता है तो उसके मसूड़ों में अगर कोई वो रह जाता है इन्फेक्शन या फिर इंजरी रह जाती है, तो वो लेटर ऑन जाके आपको मसाइल वो बच्चों वाला जो आप कह रहे हो वो इस तरह होता है ना, कभी कभार जब बच्चे गिर जाते हैं ना, ये सामने दांत इसके लग जाते हैं, कुछ और हो जाता है ना, तो उसका नर्व आपकी बात जो आसानी से समझो ना, वो डैमेज समझ लिया जो भी ना, वो आराम से होता रहता है कम से कम 10 साल 15 साल बाद। कभी कभार हमारे पास मरीज आ जाता है, उसके दांत का रंग भी चेंज हो जाता है, कहते हैं डॉक्टर साहब दर्द है, ये है, तो हम उससे पूछते हैं कि कब कोई गिरे तो नहीं थे 10-15 साल पहले, तो फिर उसका फिर हम इलाज कर लेते, वो ठीक हो जाता है। उसकी जो है सिर्फ अगर सपोज 10 साल पहले की कोई इंजरी है तो उसका सिर्फ दर्द होता है, या फिर जैसे कि कुछ लोगों की दाने, कुछ अपना पूछनी है, मैं पहले इस दौरानिए से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर सपोज कोई और इस तरह का मसला किसी को दरपेश हो कि उसको इंजरी पुरानी रही हो, राइट, लेकिन उसको दर्द नहीं हो रहा, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ों से आप सिम्टम्स होते हैं या पता चल सकता है कि उसको पुरानी कोई इंजरी है? कलर उसका चेंज हो जाता है अक्सर दांत का। हाँ, वो बिल्कुल आप दूसरे कोई पीप वगैरह निकलती है या कोई दाना उसका निकलता है? वो दाना जब निकल आए ना, जो आप कह रहे हैं उसको हम साइनस ट्रैक कहते हैं, उसकी वजह से भी मरीज को पेन नहीं होता। उसकी वजह ये कि अंदर प्रेशर नहीं बनता, जो पस बनता है ना वो रिलीज हो जाता है मुंह में, वो निकलता है मरीज, तो उसकी वजह से भी पेन नहीं होता। एक तो ये उसका अलामत है, दूसरी है कि उसका कलर बाकायदा चेंज हो जाएगा, कलर दांत का कभी कभार थोड़ा सा हिलना भी शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के दौर में आपके पास सबसे ज्यादा किस किस्म के केसेस आते हैं? आजकल तो आते तो जिस तरह बिग सिटीज़ की अलग वो है, गांव की साइड की अलग है। गांव में तो ज़्यादातर बस वो दांत निकाल दे और ये करे वो करे ना। बिग सिटीज़ जिस तरह इस्लामाबाद वगैरह, इसमें जो है ना बचाने का बहुत कंसेप्ट है, दांत को सेफ करना, ब्रेसिस दांतों को सीधा करना बहुत ज़्यादा इधर इन है, और एस्थेटिक पर्पस इधर काफ़ी वो है। लोग खूबसूरत और जाज़िब नजर आने के लिए आजकल तो स्माइल्स भी डिजिटल हो गई हैं। जी बिल्कुल, आजकल तो डिजिटल डेंटिस्ट्री बहुत आगे जा रही है। अच्छा, मुझे विजडम टूथ के बारे में बताएं कि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जी उनका निकलते निकलते अचानक रुक गया, ठीक है, और या फिर उसकी कुछ डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि जी उसकी जगह नहीं बन पा रही, अब हम उसके लिए थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा। तो आया ये महफूज तरीका है कट लगाना, और फिर ये रुकने की क्या वजह होती है, और अगर उस सिचुएशन में किसी को ज्यादा दर्द होता है तो वो विजडम टूथ निकालने का भी कह देते हैं। सो इज दैट सेफ? अच्छा, ये देखिए, विजडम टूथ जब आता है ना वो इस तरह पड़ा होता है, इस तरह आराम की इस तरह उठता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जगह चाहिए। अगर ये 7 दांत इस स्टेज पे इधर आ गया तो इधर फिर उठेगा, फिर नहीं इसको टच कर लेगा, सही, फिर रुक गया इधर। एक दफ़ा अगर ये टेढ़ा रुक गया ना तो फिर ये सीधा नहीं होता। अच्छा। तो उसका बेहतरीन ऑप्शन ये है ना कि अगर इधर काना पसता है तो इससे आपका ये दांत खराब हो जाएगा, जो खाने वाला सही दांत है। हमारे पास बेशुमार केसेस आते हैं, सही। तो उस कंडीशन में बेहतरीन ऑप्शन है निकालना, ठीक हो, दांत को निकाल, ताकि आगे दांत सेफ हो जाए। मैंने अपने खुद दोनों निकाले। हाँ, अगर किसी का दांत सीधा निकल आया, कोई मसला कोई परेशानी नहीं दे रहा, तो फिर ना निकाले।
लेकिन डॉक्टर साहब विजडम टूथ निकालने से तो अकल भी सारी चली जाती नहीं है। वो वैसी बात है, वो असल में ये kidding, 18 और हाँ, 20 lighter इन एजेस में जो आता है ना, तो उस टाइम बंदा थोड़ा मेच्योर होता है ना, तो हम इसलिए इसको कहते हैं विजडम टूथ। नहीं तो डॉक्टर साहब ये किस एज में ज़्यादातर आता है? ये 25 कह रहा साल की ना उम्र जो में। 18 से बाद जो बंदा हाँ, थोड़ा सा 22 मेच्योर साल होना के बाद निकलने शुरू मेरा हो होते गया हैं। होगा। हाँ जी, आपको पता ही देखिए नहीं किसी चल किसी का सका। आसानी से निकल आता और है, पता भी किसी नहीं का लगता। सारी उम्र निकलता ही नहीं, मुंह में रहता है। इसका मतलब वो अकल से फिर खाली होते हैं, नहीं, आरी नहीं। होते हैं, आरी होते हैं। मैं कह दूंगी आरी इज बेटर वर्ड फॉर किसी का सारी उम्र नहीं निकलता, अच्छा, मुंह ये में तो पड़ा मैंने रहता है, नहीं पता सुना नहीं था कि चलता। अकल का दांत किसी का नहीं निकलता। जी किसी का आजकल तो किसी किसी का होता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आजकल डाइट बहुत चेंज हो गया मेरे है। ख्याल बहुत से कम आजकल लोगों के के पास लोगों अकल में है। फिर कह सकते हैं कि जी बहुत अकल कम से अकल पैदल होते हैं, अकल से आरी होते हैं, इसलिए नहीं निकलते। Food अच्छा, ये change हो गया है ना बताएं काफी। कि पुराने जनरेशन जो थी ना, वो दांतों का इतना हिफाजत करती भी नहीं थी। एक मसवाक करने से उनके दांत माशाल्लाह से ताहयात जो हैं वो 32 के 32 ही रहते थे। हम तो ये भी पूछते हैं हमारी टूथपेस्ट में नमक है नहीं है, मैक्स फ्रेश भी होना जी, चाहिए, सोडियम कितना ठीक होना है, चाहिए, लौंग कितने भी होना परसेंट होना चाहिए, चाहिए। ये भी होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मुझे याद आई, ये लौंग रखना अगर दांत में दर्द होता है, हाँ, ये कोई या रेमेडी इसके अप्रूव्ड है? और इसकी कोई लॉन्ग हम नुकसान? कभी कभार हम फिलिंग में भी एक कुछ लोग होता है। नस्वार भी रखते हैं वैसे भाई। नहीं नस्वार नहीं बिल्कुल रखना चाहिए। मैंने सुना है नस्वार लोग रखते हैं, नहीं, गांव नहीं। देहातों इलाकों में ठीक लोग कह रही नस्वार है, रखते हैं। दांत निकालने के बाद भी मेरे पास कुछ मरीज आते थे जी, गांव में जी। कि डॉक्टर साहब इसमें हम नस्वार रख दें, मैंने कहा खुदा सी का खौफ करे। एग्जैक्टली सी हाँ हाँ नस्वार रखते हैं। देखिए अच्छा, दुनिया में आइसक्रीम तो आप रिकमेंडेड है ना? आइसक्रीम फर्ज नहीं है कि सिर्फ आइसक्रीम का है, अच्छा। जो भी ठंडा चीज वो हो। आई थिंक जब कोई इलाज होता है तो उसके बाद आपको आइसक्रीम नहीं दांत खाने निकालने के लिए- बाद सिर्फ अच्छा आइसक्रीम जो भी खाने के- ठंडी चीज, आइसक्रीम नहीं है जरूरी। अच्छा ठीक। सही बात। मतलब अच्छा, कोई तो होम ठंडा चीज। रेमेडीज में आप कह रहे हैं कि मतलब रख सकते हैं, लौंग रख सकते हैं, लौंग रख नस्वार सकते नहीं हैं, रख सकते। नस्वार बिल्कुल नहीं, वो भी जख्म वगैरह में ना रखें लोग। अगर हाँ। फर्ज करिए किसी को दर्द है, कोई कैविटी है, तो कुछ टाइम के लिए अगर रख लो तो अलग बात है। वैसे जख्म वगैरह में डायरेक्ट ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अच्छा ठीक ठीक है। अच्छा, सपोज किसी जो है किसी को, सॉरी मैं हाँ, आपकी बात please, काट रही हूँ, कि किसी को दर्द हो रहा हो और जो है वो कहीं डॉक्टर की मेडिकेशन इस वक्त जो है अवेलेबल ना हो, लेकिन जो भी उसको लगता है कि जिससे जल्द इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, तो उसको क्या लेना चाहिए? देखिए अगर एक पेशेंट है, उसके दांत में कैविटी है ना और उसको सीवियर पेन है, तो सबसे पहले तो उसको होम रेमेडी की बात की तो मैं वही बता सकता हूँ कि क्योंकि एक टूथपैक वगैरह लेके ना उसके अंदर जो खाना शाना फंसा है ना, सबसे वो पहले वो निकाल- तो निकाल देना। ठीक। उसको निकालने के बाद भी बंदे को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद आप ये करें कि नीम गर्म पानी में नमक मिलाए और ज़ोर से कुली करे। कुली मतलब 1 मिनट मुंह में रखे, फिर उसके बाद स्पिट करे। ठीक। उसके बाद ब्रश करे उस पर प्रॉपर, कई गोश्त वगैरह मसूड़ी में फंसे है वो निकाल दे। सही। ठीक है, आजकल घर में जो पेन किलर होता है वो आम अवेलेबल होता है तकरीबन, True. जो पैरासीटामोल वगैरह जो है ना आम अवेलेबल रहता है, वो खा ले। अगर डबल भी खा सकता है पैरासीटामोल, 2 खा ले, ठीक है, ताकि उसका रात आराम से सुकून से गुजर जाए। बिल्कुल। उसके बाद ना हो तो डॉक्टर के से डॉक्टर रुजू के करें। पास जा सकते हैं। अगर डॉक्टर भी आप किसी गांव देहात में रहते Available ना हैं हो। और आपको कोई और डिजीज़ ना हो, तो आप उधर जाए। एक सिंपल डिक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन होता है, जिसको मतलब काउंटर इंडिकेटेड ना हो ये इंजेक्शन, तो वो इंजेक्शन एक लगा दे, उससे भी आपका रात गुजर जाएगी आसानी अच्छा से। डॉक्टर साहब, हमारी प्रोड्यूसर ने सवाल पूछा है कि बच्चों के दांत पहले तो 6 माह में निकल आते थे, आजकल जो है वो बड़े डिले हैं। वाकई में बिल्कुल दुरुस्त है। 100% सही कह रहे हैं। हमें रिसर्च बुक वगैरह भी यही कहते थे कि 5 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद जो है ना, क्या कोई ये- रीजन सामने आई? एक रीज़न तो यही है कि आजकल सब कुछ चेंज हो गया ना, डाइट वगैरह बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। अब जिस तरह आपने इससे पहले विजडम टूथ की बात की ना, मैं आपको कह रहा हूँ किसी किसी पेशेंट की होती ही नहीं है, और किसी की और आज तक ज़्यादातर ये आती मैंने नहीं वैसे नहीं सुना था कि नहीं होते हैं। होते कि किसी की नहीं होती। वजह क्या है? वजह यही है कि पुराने जो ज़माना था ना, उधर लोग सब कुछ खाते थे, सख्त चीज़ें खाते थे, गोश्त खाते थे। आजकल आप बच्चे को कहो ना अमरूद खाओ, वो खाओ, नहीं खाते आसानी से। हम तो मरीज़ों को कह कह के थक जाते कि भाई बच्चों को सख्त खुराक खिलाओ, जो अल्लाह ने बनाया ना वही उसको खिलाओ। बर्गर में क्या जोर होता है, वो आपके दांत कहाँ तक। उनके मसूड़े आई थिंक वो होंगे, एक दूसरे से रब करेंगे तो ही दांतों की परवरिश हो पाती है। देखिए जब आप नशोनुमा। बॉडी का एक मैं आपको जनरल एक मिसाल देता हूँ ना, हर चीज़ जो बॉडी हमारी है ना, उसका एक आसान फार्मूला है। जिसको यूज़ करोगे वो ताकतवर होगा, वो सही होगा, वो हेल्दी होगा। बिल्कुल। ये डॉक्टर जिसको नहीं यूज़ करोगे वो जैसे आराम तालीम से। का भी यही है, जितना आप इस्तेमाल करते रहो, बढ़ाते रहो, उतनी ज्यादा होती तो इस तरह दांतों का भी है। तो डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ पूछना ये चाहूँगा कि ये कॉफ़ी चाय के भी इस्तेमाल से कहते हैं कि आपके दांत जो है ना वो डैमेज होते हैं। बिल्कुल, अगर आप रेगुलर चाय पीती तो है, रेगुलर तो पीते ही नहीं। रेगुलर ही नहीं पीते रेगुलर मतलब अब सुबह पी लिया,
ठीक है, अब आपने उसके आधे सर घंटे कम बाद से कम 4 बार तो पीते ही हैं। और बताएं, आगे बताएं, आप बताएं। आगे बताएं और फिर ये देखिए तो चलता ही है। यही चीज़ें हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनके डाइट, मैंने आपको जो पहले कहा ना, यही चीज़ें हैं। अब मैं एक और मिसाल सर बताता चाय हूँ। पे तो हाँ, और ये कंट्रोल भी ही नहीं बताइए कि कोई दांतों की सेहत के लिए कोई खाने जो है वो खाने चाहिए या कुछ जिससे लेना चाहिए दांतों को जो में जो दांतों कमी हो, वैसे जैसे स्ट्रांग हो। कौन से विटामिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से दांत गिरना या फिर कमजोर होना शुरू हो जाते हैं या दर्द शुरू हो जाता है मसूड़ों में? देखिए वो चीज़ें मेरे ख्याल में इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो दूध वगैरह इन चीज़ें मुख्तलिफ, अगर आप B12 जिसमें हो ज़्यादा, कैल्शियम और B12 ये चीज़ें मुख्तलिफ जो हो ना, कैल्शियम वगैरह, ये इससे भी आपका वो स्ट्रांग बोन के लिए, Bone विटामिन strong डी तो वगैरह मैं के लिए, strong, ठीक है। ठीक। तो ये चीज़ें, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, एक पेप्सी पड़ी है ना ग्लास में, ठीक है, एक आपको पड़ी है, एक उसके पास पड़ी है। आप हर 2 मिनट बाद जो है ना उससे एक सेप लेते हैं जी। ना, ठीक है, और ये जो है ना, उन्होंने जो है ना एक ही सेप पे सारा पी लिया, जी। तो किसको ज़्यादा नुकसान होगा? मेरा ख्याल है जो बार बार ले रहे हैं, हाँ, जो बार बार ले रहे हैं, क्योंकि वो बार-बार एक आप दफ़ा interaction हाँ करवा एक्सपोज रहे हो गई उसके सामने, पेप्सी के सामने ना, एक ही दफ़ा एक्सपोज हो गई, एक ही दफ़ा उधर एसिडिक एनवायरनमेंट हो गया, बैक्टीरिया को शुगर मिल गया, सब कुछ हो गया ना, फिर बॉडी ने उसको बैलेंस कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया ना। आप जो है ना फ़र्ज़ करिए 2 मिनट बाद फिर उसको दोबारा रिवाइज करते, तीसरी फिर चौथी दोबारा से वो पैंती, process हाँ, चलता रहता तो है। इस तरह जिस तरह जितना आप मीठा ज़्यादा लोगे, जितनी ड्यूरेशन उसकी ज़्यादा लोगे, तो उतना आपके दांतों को जो उसके साथ जो जरासीम है उसको बैक्टीरिया मिल जाएगा, बैक्टीरिया को खुराक मिल जाएगा, वो तो वो नुकसान ही देगा फिर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस आपके आने के लिए, और मेरा ख्याल है कि आज हमने काफ़ी डिटेल से जो है वो काफी डेंटिस्ट्री के discussion हवाले हो से गई, बात हाँ। की है। तो चीज़ा सबके मसाइल थे वो हमारे डिस्कस हो गए। बाकी अगर किसी को कोई मसला हो तो हमें तो फीडबैक डॉक्टर साहब से मिल सकती है। बिल्कुल हाँ। रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक वक्फा शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए।